हाँ बच्चों, जरा एक बार चेक करना ऑडियो वीडियो सही है। जरा एक बार चेक करो ऑडियो वीडियो सही है। सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हैं? तबीयत तबीयत सबकी ठीक है ना? यार मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रही, हल्का सा फीवर लग रहा है। हवा आ रही है। हाँ बेटा, हवा तो है ही है बहुत सारी। ध्यान रखो अपना। ओके। हाँ सर, कितने लेक्चर लगेंगे इसमें? बेटा एसिड एसिड डेरिवेटिव आज से कल तक खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद बस एमीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना है ना? हाँ, एमीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना है। तो देखो, संडे टेस्ट का सिलेबस मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है? एक बार और रिमाइंड करा देता हूं। संडे टेस्ट का सिलेबस क्या है? कंप्लीट क्लास 12th, कंप्लीट क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री और एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, ये सिलेबस है। ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं, है ना? आईओसी बेटा बस ये मान के चलो जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी आईओसी। कल हॉलीडे है सर जी? अच्छा, कल हॉलीडे है, मुझे पता नहीं था। कल हॉलीडे है तो अच्छा है यार, है ना? आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अच्छा चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक आज से मैं वाईटी पे स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप सभी बच्चे आ सकते हो। इनऑर्गेनिक आज मैं वाईटी पे स्टार्ट कर रहा हूं और वही 3 चैप्टर पहले पढ़ा रहा हूं जिनसे 60 से 65% पेपर आता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट है। आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट है ना? तो सभी बच्चे आएंगे और उसको पढ़ेंगे। क्यों? कल तो आप कह ही रहे हो कि कल शायद छुट्टी है, तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज एसिड और एसिड डेरिवेटिव को खत्म करते हैं। आज पूरा एसिड खत्म हो जाएगा। बहुत सारी रिएक्शन है मगर खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारी रिएक्शन आपको आती है, मैक्सिमम रिएक्शन आपको आती है। अच्छा चलो इसको देखो जरा। सेलेक्ट द बेस्ट रेजेंट टू डिस्टिंग्विश ऑफ टू कंपाउंड इन गिवन लिस्ट 1 एंड रेजेंट इन लिस्ट 2। अब बताओ कौन किसको डिस्टिंग्विश कर सकता है? देखो, ये एसिटल्डिहाइड है और ये बेंजल्डिहाइड है। तो फेलिंग सोल्यूशन क्या है? फेलिंग सोल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो इसका मतलब फेलिंग सोल्यूशन डिस्टिंग्विश कर सकता है। क्यों? फेलिंग सोल्यूशन इससे रिएक्शन करेगा, इससे नहीं करेगा। तो ए को कौन कर सकता है? पी, सही लिखा है। अच्छा, अब NaHSO3 कर सकता है? नहीं, NaHSO3 ऑल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है और मिथाइल कीटोन से रिएक्शन करता है। याद है कल मैंने ये सब पढ़ाया है? कल मैंने ये सब, हाँ बेटा चल जाएंगे प्रिंस, कल मैंने ये सब पढ़ाया है। तो सोडियम बाईसल्फाइड नहीं कर सकता। क्यों? सोडियम बाईसल्फाइड दोनों से रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है। ऑल एल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम बाईसल्फाइड एंड मिथाइल कीटोन, तो ये नहीं कर पाएगा। आइडोफॉर्म, यस, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास CH3CO ग्रुप है और इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी क्या करेगा? डिस्टिंग्विश कर देगा। टॉलेंस रेजेंट नहीं कर पाएगा। टॉलेंस रेजेंट क्यों नहीं कर पाएगा? टॉलेंस रेजेंट सभी तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, याद है कल पढ़ाया है। तो टॉलेंस रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो ए सही है। अब बी पे आओ। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन को कौन कर पाएगा? फेलिंग सोल्यूशन कर पाएगा। क्यों? फेलिंग सोल्यूशन एसीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। सोडियम बाईसल्फाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? सोडियम बाईसल्फाइड ऑल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है
और मिथाइल कीटोन से करता है, ये मिथाइल कीटोन ही तो है, तो सोडियम बाइसल्फाइड दोनों से रिएक्शन करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन देते हैं, ये देखो मिथाइल कीटोन है और इसमें भी मिथाइल सीओ है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देंगे, तो ये वाला आंसर सही है। टॉलेंस रेजेंट कर देगा, टॉलेंस रेजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो ये भी सही है, बी भी सही है। अब सी में आओ, देखो एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, फेलिंग सोल्यूशन दोनों से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि दोनों कीटोन है। सोडियम बाइसल्फाइड कर जाएगा, क्यों? सोडियम बाइसल्फाइड इससे रिएक्शन करेगा, इससे नहीं करेगा। सोडियम बाइसल्फाइड ओनली मिथाइल कीटोन से रिएक्शन करता है, और ये देखो मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन, तो सोडियम बाइसल्फाइड इनको डिस्टिंग्विश कर देगा, इससे रिएक्शन करेगा, इससे नहीं करेगा, तो क्यों सही लिखा है। अच्छा, आर आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर देगा। आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसके पास CH3CO है और इसके पास CH3CO नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, तो ये भी डिस्टिंग्विश कर देगा। टॉलेंस रेजेंट, टॉलेंस रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्यों? टॉलेंस रेजेंट किसी भी तरह के कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है। अब लास्ट एंड फाइनल, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, फेलिंग सोल्यूशन नहीं, सभी तरह देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड है और फेलिंग सोल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। NaHSO3 नहीं, NaHSO3 सभी तरह के एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कर देगा, इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है, इसके पास CH3CO ग्रुप है, तो आइडोफॉर्म इससे रिएक्शन करेगा, इससे नहीं करेगा, तो डी। टॉलेंस रेजेंट नहीं करेगा, क्यों? टॉलेंस रेजेंट दोनों एल्डिहाइड है, टॉलेंस रेजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, तो ये सभी सही मैच है, ऑल करेक्ट मैच, ऑल करेक्ट मैच। ये क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार था, ये तुम जानते हो, इस क्वेश्चन को तुम IIT एडवांस तक में पूछ सकते हो, मेंस तो छोड़ो, आप इसको IIT एडवांस में पूछ लो, आप इसको IIT मेंस में पूछ लो, आप इसको नीट में पूछ लो, क्यों? क्योंकि सारा का सारा कंटेंट NCERT का है, सारा का सारा कंटेंट बेसिक है। बेसिक का मतलब कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं लिखी है, नॉर्मल मॉलिक्यूल लिखे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये सब नॉर्मल मॉलिक्यूल है, और जो रेजेंट लिखे वो भी NCERT के लिखे। मगर ये क्वेश्चन अपने में टफ है, जब तक अच्छे से नॉलेज नहीं होगा कर नहीं पाएगा बच्चा। अब हाउ मेनी कंपाउंड सो सिल्वर मिलर टेस्ट, सिल्वर मिलर टेस्ट का मतलब क्या है? टॉलेंस रेजेंट। सिल्वर मिलर टेस्ट का मतलब क्या है? टॉलेंस रेजेंट। सिल्वर मिलर टेस्ट का मतलब क्या है? रिएक्शन विद टॉलेंस रेजेंट। अब टॉलेंस रेजेंट किसको करता है? ऑल एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, ऑल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड है, कर देगा। एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड है, कर देगा। कीटोन नहीं करेगा। एसीटोन क्या है? कीटोन। एसिटोफिनोन कीटोन है, नहीं करेगा। बेंजाल्डिहाइड कर देगा, क्यों? ये भी एल्डिहाइड है। बेंजोफिनोन नहीं करेगा, कीटोन है। प्रोपेनॉल्डिहाइड कर देगा, ये भी एल्डिहाइड है। तो कितने हुए? 1 2 3 4। टॉलेंस रेजेंट सभी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है COOH में, कीटोन को नहीं करता। हाँ, हाउ मैनी कंपाउंड सो आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सो करता है? जिसके पास ये हो, एल्डिहाइड कीटोन में ये, तो इसके पास ऐसा है? नहीं। इसके पास है? इसके पास ऐसा है? नहीं। कीटोन के पास है। अब अल्कोहल में कौन सो करता है? अल्कोहल में वो अल्कोहल सो करते हैं जिनके सेकंड पे OH हो, सेकंड कार्बन पे OH हो। इसके सेकंड कार्बन पे OH है, इसके सेकंड कार्बन पे OH है। अब ये भी करेगा, क्यों? ये इंटरमीडिएट है, लास्ट में यही जाके तो बनता है, लास्ट में यही बनता है, तो ये कर देगा। ये नहीं करेगा, क्यों? मिथाइल कीटोन नहीं है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 5। अब ये देखो, गुड मॉर्निंग बेटा। अब इस क्वेश्चन को करिए सब लोग। अब देखो, ये काइनेजारो रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो काइनेजारो रिएक्शन है। तो एक का क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और एक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन।
किसी एक का रिडक्शन कर दो, किसी एक का ऑक्सीडेशन कर दो। ये देखो ऐसा कहां है, ये है। अब देखिए ये भी कैनिजारो रिएक्शन है, क्यों? इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मगर हम एसिड किसका बनाएंगे? जिसके पास ज्यादा प्लस होगा। अब इसके पास प्लस कम है, क्यों? क्योंकि इसका कार्बोनाइल ग्रुप पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ये देखो ये ऐसे है। अब ये लोन पेयर इधर जाएंगे तो इसका प्लस कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको माइनस मिल रहा है, इसको माइनस मिल रहा है, तो इसका प्लस कम हो जाएगा। तो जिस पे प्लस ज्यादा होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, और जिस पे प्लस कम होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो जिस पे प्लस ज्यादा है वो एसिड बन गया, दूसरा वाला अल्कोहल बन गया। तो ए और बी सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब ई सही है। ठीक है, एसिड बनेगा, एसिड किसका बनेगा? इसका। अल्कोहल किसका बनेगा? इसका। ये देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जो मैंने कल दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज, कि आज हमें क्या करना है। देखो यस, सारे बच्चे रेडी हो जाओ, सभी के सभी बच्चे रेडी हो जाओ। देखो आज हमको पढ़ना है एसिड और एसिड की डेरिवेटिव। तो सबसे पहले एसिड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने कर रखे हैं, जैसे देखो ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर दो, एल्कीन की क्या कर दो? ओजोनोलिसिस इन अब्सेंस ऑफ जेडेन। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करनी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मतलब जेडेन की अब्सेंस में, जेडेन की अब्सेंस में। तो जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या होगा भाई? ये है देखो ऐसे। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? एक एक ऑक्सीजन मिल जाता है, इसको मिल गया, इसको मिल गया, तो ये फॉर्मल्डिहाइड आ गया, और ये फॉर्मल्डिहाइड आ गया, ये एसिटल्डिहाइड आ गया। साथ में क्या बना? H2O2। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। ये देखो एसिड बन गए, ये देखो एसिड बन गए, और ये पीछे पढ़ा चुके हैं, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अब इससे के बाद देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी बनता है कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। यदि प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करें तो भी यही बनता है, सबको पता है, याद है कि नहीं? ओह ये क्या हो गया? देखो जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? एसिडिक K2Cr2O7 KKZ, याद है? KKJ एसिडिक K2Cr2O7, एल्कली KMnO4 जॉन्स रिएजेंट। आप इसकी प्रेजेंस में करो KKJ या एल्कली KMnO4 या जोन्स रेजेंट। जोन्स रेजेंट क्या होता है? क्रोमिक एसिड इन एसीटोन सॉल्वेंट, क्रोमिक एसिड इन एसीटोन सॉल्वेंट। ये क्या करते हैं? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। हाँ बेटा आज नया चैप्टर है, आज नया चैप्टर है एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अब जो मैंने पीछे नहीं पढ़ाया है उसको करते हैं, वैसे ये भी पढ़ा रखा है मगर इनको कम पढ़ाया है। अब ये देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब गौर से समझना, साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस दो की प्रेजेंस में होती है, एक एसिड की प्रेजेंस में, एक बेस की प्रेजेंस में।
एक किसकी, एसिड की प्रेजेंस में और एक बेस की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एसिड। यदि एसिड की प्रेजेंस में हुई हाइड्रोलिसिस तो देखो क्या होगा, गौर सुनिए, आपको यही काम करना है। इसको कितने OH मिल गए, 3, 1 2 3, इसको क्या मिल गया, 3 हाइड्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन मिल गए तो ये तो बन गया अमोनिया, 3 हाइड्रोजन मिल गए तो ये क्या बन गया, अमोनिया। अब एक कार्बन से 3 OH अटैच है, एक कार्बन से 3 OH अटैच है, तो ये तो अनस्टेबल सिचुएशन है, क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। अब जब वाटर निकाल दोगे तो क्या क्या निकाल दोगे भाई, आपने ये हाइड्रोजन निकाल दिया और ये OH निकाल दिया, तो बचा क्या, COOH। ये देखो ऐसे, तो जब इससे वाटर निकल जाएगा क्योंकि अनस्टेबल सिचुएशन है, तो हमारा आया एसिड। ये देखो ऐसे, तो CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड आएगा। और हाइड्रोलिसिस में करना क्या है भाई, 3 बॉन्ड है, इसको प्लस मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस है तो इसको माइनस वाले मिलेंगे। वाटर में कौन माइनस होता है, वाटर में ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस को माइनस मिल गए, माइनस को प्लस मिल गए। अब बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करो तो करनी तो हाइड्रोलिसिस ही है। अब चाहे बेस की प्रेजेंस में करो चाहे एसिड की प्रेजेंस में करो, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बनेगा। मगर ये एसिड उस सॉल्यूशन में रुक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा, क्योंकि बेस की प्रेजेंस है, तो बेस की प्रेजेंस होने की वजह से ये रिएक्शन कर जाएगा, तो यहां सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। दोनों में बस इतना डिफरेंस है, यहां सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। क्यों, क्योंकि जो एसिड बनेगा वो बेस से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि बेस की प्रेजेंस है, क्योंकि क्या है, बेस की प्रेजेंस। बेटा मेरी तरफ से लैक नहीं है, यादव जी आपकी तरफ से लैक होगा, यहां सही चल रहा है। तो देखो CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है, एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो एसिड बनेगा, बेस की प्रेजेंस में करोगे तो एसिड का सॉल्ट बनेगा। अब साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करने के बाद आइसोसाइनाइड ग्रुप की करो। आइसोसाइनाइड ग्रुप बच्चों ये होता है, गौर से देखिए, आइसोसाइनाइड ग्रुप ऐसे होता है, ये देखो ऐसे। अब यहां पर भी आपने इसी तरह किया हाइड्रोलिसिस की, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। यहां पर भी 2 केस है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। अब देखो यहां पर भी वही है, इसको H मिलेगा, H मिलेगा, 2 H मिलेंगे, क्यों, एक बैलेंसी पहले से ही है, और इसको OH मिलेंगे, 2 OH मिलेंगे, ठीक है। तो जब इसको 2 H मिले तो ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो गए, क्यों, एक बैलेंसी पहले से आ रहे हैं। अब इसको 2 OH मिले तो ये फार्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ऐसे भाई, 2 OH मिले तो 2 OH आ गए फार्मिक एसिड के फॉर्म में। यहां पर भी यही हुआ, प्राइमरी अमीन बना, और यहां पर क्या होगा, फार्मिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, सॉल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। ये देखो वही काम यहां पर भी हुआ है, यहां पर नाइट्रोजन की 2 बैलेंसी है, जरा इसका बॉन्ड गलत लगा है, ये वाला बॉन्ड उल्टा लगा है, अरे ये वाला, रुक जाओ बच्चों, ये मानेगा नहीं, ये वाला बॉन्ड उल्टा लगा है, ऐसे। ये देखो अब बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अब बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये देखिए, तो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो इसके पास क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन गए, इसके पास 2 OH गए, ये देखो। अब यहां पर गौर से सुनिएगा, जब आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ऑलवेज ऑलवेज सिर्फ फार्मिक एसिड मिलेगा और कोई दूसरा एसिड नहीं निकाल सकते आप, ये आइसोसाइनाइड है,
आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर सिर्फ फार्मिक एसिड मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही कार्बन तो है, एक कार्बन है तो फार्मिक एसिड, और एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है तो प्राइमरी अमीन मिलेगा। तो पहली बात इसकी मेन पॉइंट क्या है? ओनली फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म, ओनली फार्मिक एसिड फॉर्म, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फार्मिक एसिड फॉर्म। ऐसा नहीं कि तुम कोई भी एसिड बना सकते हो, इससे सिर्फ फार्मिक एसिड बनेगा। दूसरा, ओनली प्राइमरी अमीन फॉर्म। ये प्राइमरी अमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि प्राइमरी अमीन बनेगा, साथ में प्राइमरी अमीन भी तो बनना है, चेक करो, ये देखो 1 डिग्री अमीन भी तो बनना है, इससे सिर्फ 1 डिग्री अमीन बनेगा और कोई अमीन नहीं बन सकता है। तो जरा देखो, CN ग्रुप के हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड प्लस अमोनिया बनेगा, ये देखो, और यहां पर कोई भी एसिड बना सकते हो। क्यों? H लगा दिया तो फार्मिक एसिड, CH3 लगा दिया एसिटिक एसिड, C2H5 लगा दिया प्रोपेनोइक एसिड, बेंजीन लगा दिया तो बेंजोइक एसिड। मगर यहां पर सिर्फ फार्मिक एसिड है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास फ्री बैलेंसी नहीं है। अब कार्बन के पास फ्री बैलेंसी नहीं है तो कार्बन और कुछ नहीं बना सकता, कार्बन और कुछ नहीं बना सकता है, सिर्फ यही बना सकता है। ठीक है, याद रखोगे? अच्छा, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन नोट करना है, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। सॉरी सर लेट ज्वाइन की, कोई बात नहीं मंडल, कोई बात नहीं। अभी है, आज की बहुत सारी रिएक्शन आपको पहले से आती होंगी, कुछ नहीं आती होंगी, जैसे याली नहीं बताई है, ये मैं बता चुका हूं मगर डिटेल आज दी है, ये एक बार बता चुका हूं मगर पूरी डिटेल आज दी है ना। बैक स्लाइड कर दो, इससे भी पीछे की स्लाइड, ये पहले ही से आती है आपको, ये पहले ही से आती है, एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। हाँ, ये आज बताइए, ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखो, गिगनार्ड रेजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, देखिए गिगनार्ड रेजेंट क्या होता है हम सबको पता है, RMgX, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड कैसा होगा? पोलर, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, इस पे क्या है? ये माइनस, है ना। अब बताओ क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं, तो ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। भाई इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं, तो ये क्या काम करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये क्या करेगा? बैक से अटैक। भाई माइनस है तो प्लस पे अटैक करेगा, ये माइनस है प्लस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा। क्यों? कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 4 रहेगी तो 4 ही, जब ये जोड़ने जाएगा तो ये देखो ऐसे आ गया, ये देखिए, अब ये सॉल्ट बन गया, ये देखो ये सॉल्ट है। अब इसको बाहर निकाल के इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा ली जाएगी, इसको बाहर निकाल के इसकी हाइड्रोलिसिस करा ली जाएगी। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब होता है प्रोटॉन देना, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है प्रोटॉन देना। ये देखो क्या बन गया? एसिड। ये क्या बन गया? एसिड। ये देखिए आपने ये एसिड बना दिया, ये देखिए। तो ये जो सॉल्ट बना है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये जो सॉल्ट बना है इसको बाहर निकाल के फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ये देखिए। अब मान लो आपको क्या बनाना है? एस्टिक एसिड बनाना है, तो R की जगह CH3 ले लो, R की जगह CH3 ले लो और रिएक्शन करा दो, ये देखो, तो ये बन गया। फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो ये बन गया, ये देखिए। और इसको क्या कहोगे? एस्टिक एसिड। ये देखो, आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो इसकी जगह पे बेंजीन ले लो, R की जगह पे बेंजीन ले लो। अब CO2 से करा दो तो ये बन गया, अटैक किया,
कार्बन पे, कार्बन ऐसे खुल गया, हाइड्रोलिसिस करा दी, बेंजोइक एसिड बन गया। ये देखो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। बात समझ पाए? ये कैसे हुआ समझ पा रहे हो? क्यों? इसके पास दो नेचर है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो ये बेस की तरह काम नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो माइनस है, माइनस है तो कहां अटैक करेगा, प्लस पे। माइनस है तो कहां अटैक करेगा, प्लस पे। प्लस ये माइनस है, प्लस पे अटैक किया। अब ये सॉल्ट बन गया, इसको बाहर निकाल के इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्यों? हमें न्यूट्रल कंपाउंड बनाना होता है, हमें न्यूट्रल कंपाउंड बनाना होता है। तो देखो एसिड फॉर्म हो गया, एसिड फॉर्म हो गया। क्लियर है सबको? अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड देखो, ट्राई हैलाइड। देखिए जब कार्बन के 3 वैलेंसी पे लगा हो ऐसे, तो इसको कहते हैं ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। ये देखो, अब मैंने किसी ट्राई हैलाइड की बेस से रिएक्शन करा दी। ये देखिए ये ट्राई हैलाइड है, अब इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी। अब बताओ क्या होगा? ये बॉन्ड पोलर है तो इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा। तो बहुत सारा प्लस होगा, इसकी वजह से प्लस, इसकी वजह से प्लस, इसकी वजह से प्लस। और ये क्या है? बेस। अब ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। OH निगेटिव क्या होता है? सर मैं लेट हो गया हूं, कौन सी स्लाइड चल रही है? 5वीं 6ठी स्लाइड चल रही होगी। अब देखो ये क्या है? ये बेस है भाई, इसके ऊपर देखो चार्ज बढ़ता गया। क्यों? देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 3 बार आ गया। एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से है। ये देखो, तो अब ये क्या है? ये है बेस, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, मगर एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, माइनस है प्लस पे अटैक करेगा और इसको रिप्लेस कर देगा। तो जब रिप्लेस करेगा तो ये देखो 3 OH आ गए। अब एक ही कार्बन से 3 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकाल देंगे। अब जब वाटर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिड। ये देखो ये क्या बन जाएगा? एसिड, एसिड। अब इस रिएक्शन को बताओ। ये देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन NaOH से करा दी है, क्या आंसर आएगा? ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो क्या आएगा? तीनों के तीनों ये क्या होंगे? ऐड हो गए, अलग हो गए। ये देखो, और ये क्या आ गया? वाटर निकल गया, एसिड आ गया। तो एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा। आइसोसाइनाइड में OH क्यों नहीं हुई? आइसोसाइनाइड में भी हुआ है। देखो आइसोसाइनाइड में भी तो सॉल्ट ही बनना है बेटा। देखो आइसोसाइनाइड में भी सॉल्ट बनना है। 3 OH इसलिए अटैक नहीं करते क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ये जैसे ही अटैक करने आता है तो ये अपने आप पहले ही इसके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ही अलग हो जाते हैं। आप चाहो तो कर लो, 3 OH करोगे तो वाटर निकालोगे, है ना। अब ये देखिए बच्चों, तो ये आपने क्या बनाया? ट्राई हैलाइड विद NaOH। ट्राई हैलाइड की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो ये बन जाएगा। अब ये सॉल्ट बनेगा, क्यों? क्योंकि बेस है, बेस है तो ये सब सॉल्ट बनाएंगे। बेस है इसलिए ये सब, ओह सॉरी यार, ये बेस है ना, तो बेस है इसलिए ये सब सॉल्ट बनाएंगे। इनकी हम क्या करेंगे? फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि बेस पड़ा है तो एसिड रुकेगा कैसे? एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। अब इनके हम बाहर निकाल के हाइड्रोलिसिस कर लेंगे।
इन सॉल्ट को बाहर निकाल के हाइड्रोलिसिस कर लोगे, एसिड आ जाएगा। इन सभी सॉल्ट को बाहर निकालोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये सब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर निकाला, हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये सब एसिड में कन्वर्ट हो गए। ऐसे बाहर निकाला, हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये सब एसिड में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कर लेंगे सब लोग, देख लो, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं, इसमें से बहुत सारे आप पढ़ चुके हो। अब जैसे ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब देखो हाइड्रोलिसिस एसिड डेरिवेटिव की, एसिड डेरिवेटिव कौन बोले जाते हैं? एसिड डेरिवेटिव कौन बोले जाते हैं? जब हम OH को, ये जो OH है एसिड का OH, इसको रिप्लेस कर दें, किससे? रिप्लेस बाय Cl से कर दें, तो ये बन जाता है, ये देखो, NH से कर दे तो ये बन जाता है, NH2 से कर दिया, OR से कर दे तो ये बन जाता है, और COR से कर दे, देखो OCOR से कर दे तो ये बन जाता है। इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड। क्यों? Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। इसको बोलते हैं एमाइड, इसको बोलते हैं एस्टर, और इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये सब बोले जाते हैं एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये एसिड से बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर ये सब एसिड बनाएंगे। ये देखो, तो एसिड डेरिवेटिव कौन होते हैं? जब एसिड के OH को रिप्लेस कर दो Cl से, NH2 से, OR से। आपने रिप्लेस किससे किया? Cl से, Cl से, NH2 से, OR से, OCOR से, इनसे रिप्लेस कर दिया तो ये आ गए, ये एसिड डेरिवेटिव है। अब इनकी हमें हाइड्रोलिसिस करानी है। अब मैं ये पढ़ा चुका हूं, यदि आप लोगों को याद हो, मगर फिर भी मैं फिर से बता देता हूं, है ना? ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब इन सबके पास देखो, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, ये देखो यहां पे सबके पास प्लस है। तो अब रिएक्शन कैसे होती है, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं, एक बार मैं करके दिखा देता हूं। देखो एसिड डेरिवेटिव कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए ये है हमारा एसिड डेरिवेटिव, यहां पे कुछ लगा है A। अब A की जगह क्या क्या हो सकता है? Cl, OR, ठीक है, NH2 और OCOR। अब आपने इसमें डाला न्यूक्लियोफाइल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसकी हाइड्रोलिसिस दो तरह से होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, बेस की प्रेजेंस में भी होती है, एसिड की प्रेजेंस में भी होती है। देखिए दो तरह से होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, दोनों की प्रेजेंस में होती है। अब करोगे तो क्या होगा जरा देखो, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, पहले मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, फिर आपको डायरेक्ट करना है। देखो पहले आपने एसिड की प्रेजेंस में ली, तो यहां पर जो प्लस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कम प्लस है, कम पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यहां पे प्लस चार्ज कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों प्लस चार्ज कम है? देखो इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल हो रहा है, जिसकी वजह से देखो ये प्लस है, इस पे और इलेक्ट्रॉन आ गए,
तो जब और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया ना यार, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, ये देखो, ये देखो, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, ये देखो, तो प्लस कम हो जाएगा। और सबके पास लोन पेयर है, चेक करो, इसके पास भी लोन पेयर है, ये देखो, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो रेजोनेंस तो करेंगे करेंगे। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, जिसकी वजह से ये प्लस चार्ज उतना ज्यादा नहीं होगा जितना एल्डिहाइड कीटोन के पास होता है। जितना एल्डिहाइड कीटोन के पास प्लस होता है उतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के बगल वाले एटम पे लोन पेयर नहीं होता। इसकी वजह से मुझे एसिड की प्रेजेंस लेनी पड़ती है। तो एसिड की प्रेजेंस लेते हैं तो एसिड क्या करता है, ऑक्सीजन पे अटैक कर जाता है। ये देखिए, ये तो मैं आपको रेजोनेंस दिखा रहा था, ये देखो, ये इस पे अटैक करता है, इस पर, इस पर। क्यों? यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, डबल बॉन्ड भी है और दो दो लोन पेयर भी है, ये देखो। तो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाता है, खुल जाता है। अब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, अभी पार्सली चार्ज था डल, अब ये पूरा पॉजिटिव है। अब इस पर वाटर अटैक कर जाता है, ये देखो भाई, प्लस है, प्लस पे कौन अटैक करेगा, माइनस, और वाटर न्यूक्लियोफाइल है, माइनस है, अटैक करके ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये ऐसे। अब यहां पे इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। आपको पता है ये जो प्रोटॉन है ये इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है और इसको भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ये रिवर्सेबल है, ये वापस भी जा सकता है। ये देखो, इसको प्रोटॉन मिल गया ऐसे, और ये बन गया OH, ये देखो। अब ये प्रोटॉन इसको भी मिल सकता है, तो ये वापस यहां पे आ गया, ये वापस यहां पे आ गया। इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर है, इसीलिए इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इक्विलिब्रियम बना होने का मतलब ये प्रोटॉन इसको वापस भी मिल जाएगा। क्यों? ये सिचुएशन तो सेम ही है। अब ये लोन पेयर, गौर सुनिए, अब ये लोन पेयर, अब देखो ये ऐसा हो गया, अब ये लोन पेयर नीचे आएंगे। एक मिनट रुकना, मैंने गलती कर दी है, रिएक्शन गलत लिख दी है, हाँ मैकेनिज्म गलत लिख दी, इस जगह पे मैकेनिज्म गलत लिख दी है। ये इसको भी मिलेगा, इसको दो, इसको मिलेगा प्रोटॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि इसको मिलता और ये लोन पेयर नीचे आते तो फिर सिचुएशन आ जाती, ये आ जाता, और यार इसकी तो रिएक्शन करा रहे हैं हम, जो मैंने पहले इसको दिया था। अब ये लोन पेयर नीचे आते तो वाटर निकल जाता, तो वापस यहां पे आ जाते, और हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये प्रोटॉन मैंने आपको देखो पढ़ाया, तीनों को मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। हमें रिएक्शन आगे बढ़ानी है तो मैंने इसको दिया है। अब ये लोन पेयर देखो नीचे आएंगे, अब ये बाहर निकल जाएगा, अब ये आ गया ऐसे। अब क्या मैकेनिज्म याद रखनी है आपको? मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है आपको, क्या याद रखना है मैं बताऊंगा। अब ये प्रोटॉन फिर अलग हो गया, प्रोटॉन क्या है, फिर अलग हो गया, तो ये देखो ऐसे आ गया, ये हमारा एसिड बन गया। अब इसमें से हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये वाला स्टेप RDS है, बस। आपको मैकेनिज्म में कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाला स्टेप RDS है। नहीं तो अपने को कुछ नहीं करना है, बार बार बस वाटर अलग अलग कर देना है। देखो मैं अभी वापस इस पे आऊंगा, देखो गौर सुनिए, ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ इतना करना है, ये देखो मैंने लिखा एसिड एसाइल क्लोराइड, ये लिखा मैंने एस्टर, ये लिखा मैंने एमाइड, और ये लिखा बच्चों मैंने एनहाइड्राइड।
मगर ये मैंने पढ़ाया क्यों है अभी बताऊंगा कि मैंने मैकेनिज्म पढ़ाई क्यों है। मैकेनिज्म आप में से किसी भी बच्चे को याद नहीं रखनी है, आप में से किसी को याद नहीं रखनी, जो मैं कहूंगा बस उतना याद रखना है। गौर सुनो, अब गौर से सुनिए। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और वाटर भाई देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको क्या मिलेगा OH, और इसको क्या मिलेगा H, इसको क्या मिलेगा OH, इसको क्या मिलेगा H, इसको क्या मिलेगा OH, इसको क्या मिलेगा H, इसको क्या मिलेगा OH, इसको क्या मिलेगा H। बस आपको तो सिर्फ इतना देखना है, कार्बोनाइल ग्रुप को क्या मिलेगा OH, और दूसरे वाले को क्या मिलेगा H। तो देखो ये आ गया, ये आ गया एसिड, ये आ गया HCl, ये आ गया एसिड, ये आ गया अल्कोहल, ये आ गया एसिड, ये आ गया अमोनिया, ये आ गया एसिड, और ये एक और एसिड। ये देखो क्यों, ये भी क्या होगा RCOH, RCOH। जब आप क्या करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस की प्रेजेंस में कराओगे तो एसिड का सॉल्ट मिलेगा। तो आपको तो ये काम करना है, आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है। ये देखो कार्बोनाइल ग्रुप पे प्लस है तो उसको OH दे दोगे, तो भाई इसको OH मिला, इसको H मिला, 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 आपको देखो एसिड बनता चला गया, एसिड बनता चला गया। अब गौर सुनो, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं पीछे। अब देखो इस पूरी रिएक्शन में गौर से देखो हुआ क्या है, आपने किसका अटैक किया है, वाटर का। वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। क्यों, न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो रहा है, वाटर का ऐड हो रहा है, और वाटर यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। अब मान लो उसने इनकी रिएक्टिविटी पूछ ली तो कैसे लगाओगे कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बताओ, तो इनकी रिएक्टिविटी कैसे लगाओगे। तो मैंने आपको पीछे ये, वैसे मैं कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा चुका हूं, तो इनकी रिएक्टिविटी कैसे लगाओगे, तो इसके लिए आपको RDS पता होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जितना ज्यादा कार्बोनाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी तेजी से अटैक होगा। क्यों, वही वाला स्टेप RDS है, वही वाला स्टेप हमारा RDS है। चेक करो, ये देखो। तो मैकेनिज्म बताने के पीछे बस रीजन ये है कि मैं तुम्हें ये समझा पाऊं कि कौन सा स्टेप RDS है, और जिसकी वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं कि रिएक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पे डिपेंड करेगी। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, इसलिए बस मैकेनिज्म बताई जा रही है, नहीं तो और कोई काम नहीं है। तो देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी तेजी से ये अटैक करेगा। क्यों, प्लस है माइनस है, तो जितना ज्यादा प्लस उतनी तेजी से अटैक। अब रिएक्टिविटी, मान लो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए तब, तो रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब ये वाला रूल कब लगाओगे, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, इसके लिए मैंने आप सबको पढ़ा रखा है कि ये कब लगता है। नोट, जब क्या हो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे हो, सिर्फ ओनली एल्काइल ग्रुप अटैच,
सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे हों तब हम लोग ये लगाते हैं। तो आपसे मान लो कहीं पूछ लिया गया, देखो अब देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा था, आप नोट कर लो पहले। आपसे पूछ लिया गया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए इनमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाओ या वाटर की हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर लगाओ कि कौन सबसे तेज हाइड्रोलिसिस करेगा। तो क्या बताओगे, कौन सबसे तेज हाइड्रोलिसिस करेगा, ये कैसे बताओगे? और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी है। जैसे वो ये कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर लगाइए, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। अभी मैं डिफरेंट कंपाउंड में ऑर्डर की बात कर रहा हूं। एसिड डेरिवेटिव का ऑर्डर लगाओ कि सबसे तेजी से इनमें से कौन वो करेगा क्या, हाइड्रोलिसिस। तो बताओ, तो गौर से सुनिएगा, सबसे तेजी से कौन करेगा? सबसे तेजी से करेगा एसाइल क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, मैं रीजन भी बताऊंगा, परेशान ना होना, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, सबसे धीमे करेगा एमाइड। ये देखो, अब रीजन क्या है? देखो ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ये डिफरेंट कंपाउंड है, तो डिफरेंट कंपाउंड में इनमें से कोई रूल नहीं लगेगा। ये जो रूल पढ़ाए जा रहे हैं ये सेम कंपाउंड के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब एल्काइल एसाइल क्लोराइड का एसाइल क्लोराइड से साथ कंपेयर करो, एस्टर का एस्टर के साथ कंपेयर करो, एनहाइड्राइड का एनहाइड्राइड के साथ कंपेयर करो, उनके लिए ये रूल है। ये सेम कंपाउंड पे लगते हैं। ये किस पे लगते हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप पे। जब सेम फंक्शनल ग्रुप पे कंपेयर हो रहा हो, जब सेम फंक्शनल ग्रुप में कंपेयर हो रहा हो, ये देखो मतलब कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा, यदि ऐसा कंपेयर हो रहा है तो आप लगाओगे। ये देखिए, किसी ने आपसे ये पूछा कि भाई इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाओ, ए और बी, कि कौन तेजी से रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तब आप वो रूल लगाओगे कि ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से। क्यों? क्योंकि ए पे हिंड्रेंस कम है, एक अल्काइल ग्रुप है, और यहां देखो दो है, दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। तो ए पे क्या है? ए पे क्या है? हिंड्रेंस कम है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ए पे क्या है? हिंड्रेंस कम है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये देखो इस तरह से, या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भाई इनका ऑर्डर लगाओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ए और बी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर लगाइए। ये देखो, तो हमने क्या किया, इस पर तो कुछ ग्रुप लगा नहीं है, इस पर क्या लगा है? NH2। NH2 क्या होता है? माइनस आर। माइनस आर क्या सप्लाई करता है? प्लस। तो देखो प्लस चार्ज किस पे ज्यादा है? बी पे ज्यादा है, तो बी की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? NO2 ग्रुप प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है। यहां पर जो भी प्लस है उसको बढ़ाने के लिए तो कोई नहीं लगा है, यहां पर NO2 लगा है जो प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है, माइनस आर वाला है तो प्लस सप्लाई कर रहा है आर्थो पैरा पे। तो
ऐसे क्वेश्चन के लिए ये रूल है। मगर मान लो डिफरेंट कंपाउंड में कंपेयर कर रहा है, जैसे ये देखो, तो भाई रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी पे, कि कौन तेजी से लीव होगा। यहां लीविंग ग्रुप अलग अलग है ना, तो देखो लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर ये है, सबसे तेजी से लीव होगा Cl, क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर ये और फिर ये देखो, ये जो माइनस चार्ज है इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर जाता है, जिसकी वजह से इसकी लीविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। लीविंग टेंडेंसी ऑर्डर, आपको पता है, आपको पढ़ाया गया है कि डाउन द ग्रुप लीविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप लीविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है। ये डाउन द ग्रुप है, तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल में माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है। इसके पास रेजोनेंस है, अब यहां रेजोनेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी है 3.5 और इसकी है 3, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से OR निगेटिव ज्यादा स्टेबल है NH2 से। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि वो डिफरेंट कंपाउंड में पूछ लेता है, मतलब एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लेता है कि हाइड्रोलिसिस ऑर्डर बता दो या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर बता दो। और एक आता है कि सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप में ऑर्डर पूछ लेता है, जैसे ये। तो जब सेम टाइप के कंपाउंड में पूछेगा तो ये दोनों फार्मूले काम करेंगे, और डिफरेंट में पूछेगा तो फिर लीविंग ग्रुप काम करेगा। तो डिफरेंट का ऑर्डर मैंने लगा दिया है, अब पूछ ही नहीं सकता है, जो भी पूछना है वो मैंने सारा लगा दिया है। अरे भाई एक बच्चा कह रहा है इसमें बी क्यों है, ए क्यों ज्यादा है, जरा तुम ये बताओ, प्लस किस पे ज्यादा है, प्लस किस पे ज्यादा है? तुमको मैं 2-3 तरीके बता देता हूं। एक कार्बन का हिंड्रेंस ज्यादा होता है कि 2 कार्बन का हिंड्रेंस ज्यादा होता है? 2 कार्बन का हिंड्रेंस ज्यादा होता है। हिंड्रेंस ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, इसलिए बी कम रिएक्टिव है, ए ज्यादा रिएक्टिव है। पहला पॉइंट स्टेरिक हिंड्रेंस से एक्सप्लेन किया। स्टेरिक हिंड्रेंस से समझ पाए, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा हिंड्रेंस। 2 कार्बन है ना इसके पास, बाकी सिमिलरिटी है। 2 कार्बन का हिंड्रेंस 1 कार्बन के हिंड्रेंस से ज्यादा होता है, हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। चेक करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, मान लो तुम्हें हिंड्रेंस नहीं समझ में आता है तो प्लस चार्ज चेक कर लो। जो एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट वाले माइनस चार्ज सप्लाई करते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले माइनस चार्ज सप्लाई करते हैं। तो मान लो इसके पास +10 था, इसको -4 मिला, तो चार्ज कितना हो गया? +6। इसके पास भी +10 था, इसको -2 मिला, चार्ज कितना हो गया? +8। तो बच्चे ने कहा सर -2 क्यों मिला? क्योंकि भाई इसका प्लस आई कम है ना। प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। तो इसके पास कार्बन ज्यादा है तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ये माइनस ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि प्लस आई वाला क्या सप्लाई करता है? माइनस। तो ये ज्यादा माइनस सप्लाई करेगा, ये कम माइनस सप्लाई करेगा। तो चाहो तो आप पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देख लो कि भाई पॉजिटिव चार्ज बी पे ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ए पे ज्यादा है, तो ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है। मगर ये थोड़ा टफ हुआ, तो मैं आपको इजी बता रहा था, जैसे आप आसानी से निकाल लो। मगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट से बता देता हूं, जैसे उसका आंसर आ जाए। तो ये बात समझ पाए कैसे करनी है? सारे लोग समझ गए? एसिड डेरिवेटिव से कैसे निकालोगे, क्या क्या पूछा जा सकता है एसिड डेरिवेटिव में? एसिड डेरिवेटिव में क्या क्या पूछा जा सकता है? कर लोगे? कर लोगे? ये देखो,
कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन बताओ फिर सारे लोग, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर बताओ। विच एस्टर easily hydrolyze in presence of acid? बताओ भाई। ए, अच्छे से बताइएगा। बी, कौन सा एस्टर इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा? सी, डी, ऑल इक्वल। बताओ सब लोग बताइए, कौन सा एस्टर इजीली हाइड्रोलाइज होगा? आप लोग निकालो, मैं पानी पीने के लिए पानी की बोतल भर लाता हूं। आंसर निकालो। बताओ भाई। तो देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो कौन सा और लगाओगे? सॉरी, ये लगाओगे। अब इन दोनों में से चाहे जो लगा लो, आंसर दोनों से एक ही आएगा। जो तुम्हें ज्यादा सूट करे वो लगा लो। अब देखो यहां पे H है, यहां पे CH3 है, यहां पे ये है, तो यहां पे बल्कनेस बढ़ रही है, तो बल्कनेस बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखो इस पर बिल्कुल बल्कनेस नहीं है, इस पे बल्कनेस है, इस पे बल्कनेस है। यहां -I लग रहा है मगर साथ साथ में बल्कनेस भी है, तो मैंने जो पढ़ाया है उस पे लगाओ कि जब अल्काइल ग्रुप लगे हैं तब तक आप स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करोगे, तो ये सब अल्काइल ग्रुप ही तो है, तब तक आप स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो। जब डिफरेंट कंपाउंड लगने लगे तब आप प्लस चार्ज चेक करो, तो ए आंसर आएगा, बल्कनेस कम है। अब जरा देखो यार बच्चों, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं जब भी किसी ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले यह बताता हूं कि उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, मतलब वो किस किस तरह की रिएक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले CHD, कि वो मॉलिक्यूल किस किस तरह की रिएक्शन कर सकता है। तो आपके पास क्या है? एसिड, एसिड, ये देखो एसिड बड़ा खतरनाक होता है, वो बहुत सारी रिएक्शन करता है, मगर क्या है मैक्सिमम रिएक्शन आप इसकी पढ़ के आ चुके होते हो, नहीं तो ये रिएक्शन बहुत करता है। देखो सबसे पहले ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव नहीं है, एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग वीक सभी तरह के बेस से रिएक्शन करता है। ये किससे किससे रिएक्शन कर जाएगा? ये सभी तरह के बेस से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से भी रिएक्शन करेगा, ये वीक बेस से भी रिएक्शन कर जाएगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से भी कर जाएगा। भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या? बेस ही तो है,
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, बेसी तो है कि नहीं? ये मेटल से रिएक्शन कर जाएगा। क्यों? मेटल के भी इक्वस सोल्यूशन बेस होते हैं, मेटल हाइड्राइड से भी कर जाएगा। यदि आप अच्छे से देखो तो ये सब बेसिक कंडीशन लिखी है, ये सब के सब बेसिक कंडीशन लिखी है। भाई ये क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सब बेसी तो है, ये सब बेसी तो है, बस ये कोई स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है। ये देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेसी तो होते हैं, इन सब पे निगेटिव चार्ज तो है। मेटल पानी में डालो, मेटल बेसी तो बनाते हैं, और बनाते क्या है? किसी भी मेटल को पानी में डालोगे बेसी तो बना, और मेटल के हाइड्राइड बेसी तो होते हैं। ये देखो H, ये तो आप अल्टीमेट देखो ये सारी की सारी बेसिक कंडीशन लिखी है। तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन इतनी सारी रिएक्शन करेगा। फिर गौर से देखो, फिर ये है इसका लीविंग ग्रुप OH। OH क्या है? OH इसका लीविंग ग्रुप है, मगर ये पुअर लीविंग ग्रुप है। आप जानते हैं OH पुअर लीविंग ग्रुप होता है, मैं पीछे अल्कोहल में पढ़ा के भी आया हूं। मगर ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट इनटू गुड लीविंग ग्रुप एंड रिप्लेस, और फिर क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आपने जो अल्कोहल में पढ़ी थी वही है, ये अल्कोहल ही तो है OH, तो PCl5 PCl3 SOCl2, ये सब आपने अल्कोहल में पढ़ी थी, वही रिएक्शन यहां पर भी। PCl5 PCl3 SOCl2 रिप्लेस कर जाएगा, है ना। OR अल्कोहल की भी रिएक्शन एसिड से पढ़ाई है। फिर इसके पास यहां पर प्लस चार्ज है, ये देखो, तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा। ये प्लस है तो प्लस पे कौन अटैक करेगा? माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल आल्सो अटैक इन पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल आल्सो अटैक इन पॉजिटिव चार्ज। इतनी सारी रिएक्शन इसकी है, इसकी इतनी सारी रिएक्शन, तो एक एक करके हम सारी रिएक्शन को पढ़ेंगे। हसन माइनस आई इफेक्ट से नहीं करेंगे। देखो इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कहा है कि जब अल्काइल ग्रुप है, ये देखिए, सॉरी देखो आप पूरा नहीं पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ा करो। ये देखो क्या लिखा है, इफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, यदि सिर्फ अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इससे निकालोगे। जब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप लग जाएंगे तब इससे निकालेंगे। ये तो अल्काइल ग्रुप है, एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन का ग्रुप अल्काइल ग्रुप में ही तो काउंट होगा। आवाज क्रैक हो रही है हल्की हल्की, अच्छा वो हिल रहा होगा, इसको सही कर देता हूँ। जब इन पे NH2 लग जाएगा या कुछ ग्रुप लगेंगे तब काउंट करेंगे। जैसे इस पे NH2 लग जाता, जैसे ये देखो ये अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप वाले से लगाया, अब ये अल्काइल ग्रुप नहीं रहा है, अब इन पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं, तो कार्बन पे प्लस से निकालना है। अब एक एक करके हम इसकी रिएक्शन करते हैं, गौर से देखिएगा सारे बच्चे, इसको पढ़ो, बहुत सारी रिएक्शन करेंगे, आंसर बताइएगा। रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, अब आप इनके आंसर बताते जाइए। मैं लिख रहा हूं, आप सभी लोग अपनी कॉपी पे लिखें और आंसर बताएं कि क्या बनेगा, आपके हिसाब से क्या बनेगा। जो मैंने पढ़ाया है उसी के हिसाब से देखिएगा।
आज तक जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से जो तुम्हें लगे वो बनाते जाइए, वो बनाते जाइए। बस मैं रेजेंट लिखता जा रहा हूं, मैं रेजेंट लिखता जा रहा हूं, आप अपना प्रोडक्ट बनाते जाओ। आपको जो सही लगता हो, आप लोगों को जो सही लगता हो वो प्रोडक्ट बनाते जाइए, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ भाई कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। करो, आंसर बताओ, जल्दी से सब लोग आंसर बताओ। हसन यार, हसन कह रहा है कि ओजोनोलिसिस जो लिखी है ना उसमें कहीं कुछ दिक्कत है। प्रभु उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओजोनोलिसिस में दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक ऑक्सीजन इसको मिला, एक इसको मिला। अब H2O2 बना, उसने फर्दर एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने Zn यहां नहीं ले रखा है। तो सही लिखा है बेटा, हाँ परेशान ना हो, जल्दी करिए, आंसर बताइए। अब देखो एसिड बेस रिएक्शन हुई, इसको प्रोटॉन मिल गया, तो क्या बना? एसिड का सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट और वाटर। यहां पे क्या बना? एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल। क्यों? इसको प्रोटॉन मिल गया ना भाई। प्रोटॉन किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, ये बेस है, ये बेस। अब ये बेस है, इसको प्रोटॉन मिला तो ये मेथेन बन गया। और वहां क्या बना? एसिड का सॉल्ट। अब ये बेस है, इसको प्रोटॉन मिला तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। और क्या बना? एसिड का सॉल्ट। अब देखो ये मेटल कैसा है? बाईवैलिएंट है, तो ऐसा सॉल्ट बनेगा। अरे भाई कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है। अब मेटल से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? वही बनेगा, एसिड का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये भी मेटल है, एसिड का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये देखो, एसिड का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस है। देखते जाओ, ये सब क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कुछ रिएक्शन बाकी है जो मैंने अभी कराई नहीं है, अब मैं कराता हूं, गौर से देखो बच्चों। अब कुछ और रिएक्शन जो मैंने अभी छोड़ रखी है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ और भी चीजें हैं। एसिड बेस रिएक्शन के साथ साथ कुछ और भी है जो आपसे पूछा जा सकता है। देखो, तो उनके साथ साथ मैं उनकी कुछ चीजें लिखता भी जाऊंगा, जैसे आप लोग समझते जाओ। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हमारा वीक बेस है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे वीक बेस होते हैं। मैंने फिनॉल में ये बात पढ़ाई है, जब फिनॉल की रिएक्शन कराई है, फिनॉल का एसिडिक नेचर पढ़ाया है, वहां पढ़ाया है। ये वीक बेस होते हैं, मगर फिर भी एसिड से रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि फिनॉल के रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन हुई तो एसिड का सॉल्ट बना, ये देखो, और कार्बोनिक एसिड बना। भाई इसको प्रोटॉन मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। एसिड का सॉल्ट बना, ये देखिए, और कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, जब भी कहीं बनता है तो वो वाटर और CO2 में ब्रेक हो जाता है। जब भी कहीं बनता है तो वो वाटर और CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो आपको लगता है कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल आई,
जबकि बनता कार्बोनिक एसिड ही है, मगर वो वाटर और CO2 में ब्रेक हो जाता है। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पर भी पढ़ाया, यहां पर भी पढ़ा रहा हूं। देखो, फिनॉल और एसिड में डिस्टिंक्शन करना हो, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कहीं डिस्टिंक्शन करना है, तो ये रिएक्शन यूज कर सकते हो। क्यों? ये हमारे वीक बेस है, ये वीक बेस है, और ये वीक बेस है तो फिनॉल से रिएक्शन नहीं करते, मगर इनसे रिएक्शन कर जाते हैं। देखो, नोट, फिनॉल डज नॉट react with weak base just like कार्बोनेट से कर जाता है। फिनॉल कार्बोनेट से कर जाता है, बाइकार्बोनेट से नहीं करता है। बाइकार्बोनेट और ज्यादा बेसिक होता है, कार्बोनेट से कर जाता है। आप वहां देखना, मैंने सब पढ़ा रखा है फिनॉल में। तो फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद वीक बेस जस्ट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जितना बेसिक है, उससे रिएक्शन नहीं कर पाता है फिनॉल, मगर ये कर जाता है एसिड। ये देखो, और ये इफरवेसेंस रिलीज करता है। इसको इफरवेसेंस बोलते हैं कि यार इफरवेसेंस रिलीज हो रही है। इफरवेसेंस, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलना। तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इफरवेसेंस रिलीज नहीं करता है, या इनमें से कौन सा रिलीज करता है? या फिनॉल और कार्बोनिक एसिड का डिस्टिंक्शन किससे करोगे? तो ये है एसिड बेस रिएक्शन, मगर काम की एसिड बेस रिएक्शन है। क्यों? वीक एसिड है, वीक बेस से रिएक्शन है। उसी तरह अमोनिया, अमोनिया भी हमारा वीक बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो भाई एसिड ने प्रोटॉन दे दिया, ये बन गया ऐसे। मगर आपको पता है सॉल्ट का कैटायन और सॉल्ट का एनायन एक साथ लिखा जाता है। सॉल्ट का कैटायन और सॉल्ट का एनायन एक साथ लिखा जाता है, इसलिए आप इसको ऐसे लिखते हो, ऐसे अमोनियम एसीटेट लिखते हो ऐसे, जबकि बना ये है मगर आप लिखते ऐसे हो। क्यों? कैटायन और एनायन एक साथ लिखे जाते हैं। अब अमोनियम एसीटेट की एक खास बात होती है, ये अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट, इसकी भी एक खास बात होती है। क्या? मैं बताता हूं। यदि आप अमोनियम सॉल्ट को हीट करो, यदि आप इसके अमोनियम सॉल्ट को हीट करो, सॉरी ये गलत बन गया, ये तो होता क्या है, ये वाटर निकाल देता है हीट करने पर और बना देता है एमाइड। एमाइड, यदि आपने पार्सली हीटिंग की है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग की है तो एक बार और वाटर निकाल देता है और बना देता है CN। तो ये रिएक्शन इसमें यूज की जाती है। ये देखो, एमाइड भी स्टेबल है और साइनाइड भी स्टेबल है, ये आइसोसाइनाइड साइनाइड बन गया, दोनों स्टेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड की रिएक्शन अमोनिया से हुई, उसके बाद कहीं हीट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हीट कर रहा है तो अमोनियम एसीटेट नहीं बनेगा, उसके आगे निकल जाएगी, अमोनियम एसीटेट बनेगा और फर्दर क्या होगा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा या एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप रिएक्शन से देखोगे। पार्सली हीटिंग पे ये आता है, इसको कहते हैं पार्सली हीटिंग, ठीक है। पार्सली हीटिंग, पार्सली हीटिंग या वीक हीटिंग कर दो, पार्सली हीटिंग नहीं, हीट। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ये आएगा और कम हीट करोगे तो ये आएगा। अब कौन सा बनना है, ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से या क्वेश्चन के आगे वाले से समझोगे। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेबल कंपाउंड है। तो जरा ध्यान रखना कि एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद तुम ये बना के ना चले आओ, देख लेना कि उसमें हीट लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है। हीट लगा रखा है तो ये बनेगा या ये बनेगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ये आता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे यहां तक पहुंचा देते हैं।
तो ये रिएक्शन किस जगह यूज हो रही, ये रिएक्शन किस जगह यूज हो रही, जबकि हैं सब एसिड बेस रिएक्शन ही, हैं सब एसिड बेस रिएक्शन ही। देख लो आप, कोई अलग तरह की रिएक्शन नहीं है। अच्छा एक और मैं बता देता हूं, पता नहीं तुम्हारे यहां कितनी पूछी जाएगी, तो इसको ज्यादा ध्यान मत देना आप लोग, इसको ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि ये सब रिएक्शन तो एनसीईआरटी में है, ये सब, ये थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं होगी। देखो एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये बना, ये देखो भाई ये माइनस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये बना। अब यहां पर देखो क्या होता है, RMgx में देखो दोबारा अटैक नहीं होता है, ये देखो, क्या इस पर दोबारा अटैक RMgx का हुआ, जबकि यहां पे प्लस है, मगर RMgx फर्दर अटैक नहीं करता है, मगर लिथियम एल्काइल लिथियम फर्दर अटैक करता है, इस पर दोबारा अटैक कर जाता है। अब क्यों करता है मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा, रीजन बता दूंगा। ऐसे अब एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन तो हो नहीं सकती, क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बैक पे अटैक करेगा, बैक पे अटैक करेगा, ऐसे। अब इसको बाहर निकाल के आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, जब इस सॉल्ट को बाहर निकाल के हाइड्रोलिसिस कर दी तो एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, वाटर निकल गया, और इसने बना दिया जाके कीटोन, ये देखो इसने बना दिया जाके कीटोन, ये देखो। अब गौर से इस चीज का रीजन समझना, मैं रीजन तो बता दूंगा, पता नहीं ये रिएक्शन आपके यहां कितनी पूछी जाए, है ना, आपके यहां कितनी पूछी जाए, मगर जेई में खूब पूछते हैं, तो आपके यहां आने के चांसेस कम है। तो आप बस हल्का सा दिमाग में रखना कि यदि RMgx से करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और यदि RLi से करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद फर्दर वो अटैक करके एसीटोन बना देगा। बस तुम दिमाग में रखना कि एसीटोन बना देगा। और क्या दिमाग में रखोगे कि CH3, इससे CH3 रिप्लेस हो गया। आप चेक करो हुआ क्या है, हुआ ये है, पूरा हुआ ये है कि ये रिप्लेस हो गया है इससे, बस RCO CH3 आया है। ऐसा क्यों हो पाता है, तो गौर से सुनना, हो सकता है तुम सब हजम ना कर पाओ, है ना। देखो ये जो सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट एल्काइल लिथियम सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से ये फर्दर अटैक कर जाता है। और जो RMgx में सॉल्ट बनता है वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है, तो अटैक हो नहीं पाता है। क्यों, अनसॉल्युबल होने की वजह से उसकी लेयर ऊपर है और सॉल्यूशन नीचे है, तो वो अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि फेज अलग अलग हो गए। मगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में ये सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से ये फर्दर अटैक कर जाता है, क्योंकि दोनों एक ही फेज में है, इक्वस फेज में है, तो अटैक करना फिजिबल है। और यदि अलग अलग फेज में हो गए, एक लिक्विड फेज में एक सॉलिड फेज में, तो अटैक करने कैसे जाए, क्योंकि अटैक करने के लिए उसको फेज चेंज करना पड़ रहा है। इसलिए RMgx के केस में सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होती है, फर्दर अटैक नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ना, ये इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के, और जबकि ये जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल होता है, इसलिए फर्दर अटैक हो जाता है ये सॉल्ट। तो आपको इतनी ज्यादा केमिस्ट्री ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि तुमसे ये नहीं पूछेगा कि लिथियम एल्काइल अलग तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, ये तुमसे नहीं पूछेगा, ये वहां पूछता है, जेई में एडवांस में पूछता है। आप ना पूछो, आप सिर्फ इतनी बात याद रखोगे। इसकी बहुत सारी रिएक्शन है जो वहां आती है, मगर वो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। आप सिर्फ इतनी बात याद रखना कि बस लिथियम एल्काइल के केस में क्या होता है, ये एसीटोन पे जाके रुकता है, बस। और याद रख पाओ तो याद रखना, और याद ना रख पाओ तो ना रखना। इसके चांसेस बहुत कम है नीट में इस रिएक्शन के। मैं देखो बताता जाऊंगा किस चीज के कितने चांसेस हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के चांसेस कम है। तो आप चाहो तो ध्यान रखो, चाहो तो ना याद रखना, ठीक है। तो देखो यार, इसके एसिडिक हाइड्रोजन की सारी रिएक्शन मैंने खत्म कर दी, सारी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन थी, सारी खत्म हो गई। अब इसका सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसके सॉल्ट की बहुत सारी रिएक्शन आप पढ़ते हो, देखो आप पढ़ चुके हो, मैं लिख के दे रहा हूं। पहली डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन याद है सबको? जो इसके सॉल्ट होते हैं उनकी भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके सॉल्ट की रिएक्शन यदि आप सोडामाइड से करो, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं सोडामाइड, तो ये क्या है, ये CO2 निकल जाता है और RH बनाता है, RH प्लस CO2 प्लस KOH, ये देखो। और ये CO2 किस फॉर्म में निकलता है, पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में। ये CO2 किस फॉर्म में निकलता है, पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में। यदि यहां अच्छा सॉरी सोडियम ले रखा है, और सॉरी बच्चों यहां सोडियम ले रखा है तो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और यहां पर भी सोडियम लो, दो अलग अलग मेटल मत लो। ओह जब वहां सोडियम लिया ये, और ये क्या बोला जाता है, सोडामाइड, सोडा लाइम, सोडा लाइम से रिएक्शन है। डी कार्बोक्सिलेशन मैंने एल्केन में पढ़ाई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम से कराने पर क्या होता है, एल्केन बनता है। यहां पे इसको H मिलता है, ठीक है, इसको H मिलता है, इसको ONA मिलता है, तो सोडियम कार्बोनेट बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो बेस से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए इसके सॉल्ट की रिएक्शन। फिर कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस याद है, मैं लिखता जा रहा हूं, जैसे आपको ध्यान ना है कि इसका सॉल्ट यदि कहीं बने तो ऐसा ना लो कि इसके सॉल्ट को हल्के में लो, इसका सॉल्ट फर्दर रिएक्शन करता है 10 तरह की। ये देखो इसके सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या बनाता है, फ्री रेडिकल, और दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर क्या कर देंगे, एल्केन बना देंगे, R और R। ये देखो और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस और KOH, ये देखिए और KOH, ध्यान है। तो देखो इसके सॉल्ट की रिएक्शन। फिर और देखिए हंस डिकर रिएक्शन, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ी सही कर दें, पीछे पढ़ाई है, हंस डिकर रिएक्शन। इसके सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन, जब हम लोग क्या करते हैं, इसके सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, याद है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो क्या बनता है, RBr बनता है, AgBr बनता है और CO2 गैस। ये देखो ये एल्काइल हाइड में पढ़ाई है। तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन, हंस डिकर रिएक्शन, ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये है। अब इसमें कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट को रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट में आता है, इफेक्ट। देखो यदि इसके कैल्शियम सॉल्ट को हीट कर दो तो ये एल्डिहाइड कीटोन बना देता है। ये देखिए इसको आप हीट कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दोगे तो ये कीटोन बना देगा। ये कीटोन का स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, देखो अब आप इससे कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे निकाल सकते हो, देखिए सब लोग। तो यदि कहीं इसका कैल्शियम सॉल्ट है तो वो हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देता है। ये देखिए
ओह एक ज्यादा वो ले लिया है, ये देखिए, नहीं नहीं सही लिया था, 3 O चाहिए ना कैल्शियम कार्बोनेट में। अब ये R यहां जुड़ जाता है तो RCOR और कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। तो इनके सॉल्ट जरा खतरनाक होते हैं, तो जरा देखे रहना जब कहीं बने कि वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें कौन कौन सी रिएक्शन है? डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, हंस डिकर रिएक्शन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये देखो, तो इनके जो होते हैं क्या, सॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके सॉल्ट पर भी नजर बना के रखिएगा। और ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं एक्सेप्ट ये वाला एकदम नया है, बाकी सब तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, है ना, मगर एक बार और लिखा दिया जैसे ध्यान न है। अब देखो रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 SO2Cl2 अल्कोहल, ये सब वही रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक वाली। अब ये क्या है, ये OH को रिप्लेस करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन है, ये अल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्शन है। आपने अल्कोहल में पढ़ी है तो बिल्कुल डिट्टो सेम होनी है, बिल्कुल सेम जो अल्कोहल में पढ़ा है वही करना है। अब अल्कोहल में क्या पढ़ा है जरा बताओ? PCl5 रिएक्शन कैसे करता है? OH की जगह Cl ले आता है। PCl5 रिएक्शन कैसे करता है? OH की जगह Cl, और बनाता क्या है? POCl3 HCl। याद है सबको? याद होगा। PCl3 से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? अल्कोहल की जगह Cl आ जाता है, साथ में बनता है H3PO3। SOCl2 की जगह करते हो तो क्या होता है? अल्कोहल की जगह Cl आ जाता है, साथ में बनता है SO2 गैस और HCl गैस। ये देखो, SO2Cl2 से कराओगे तो भी यही है। ये देखिए, अल्कोहल की जगह ये आ गया, बस यहां पे SO3 गैस आ जाती है। ये देखिए, अब अल्कोहल से कराओगे तो क्या होगा? ये भी पढ़ाया है एस्टेरिफिकेशन में। भाई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाएगा, अल्कोहल की जगह OR आ जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में रहती पूरी रिएक्शन। ये देखो, ये देखिए, ठीक है, गौर से देखो। एसिड PCl5 PCl3, बच्चा कह रहा सर आप इतने सालों तक कैसे याद रख लें? अरे यार हर चीज हजारों बार पढ़ाई है, हजारों बार आप लोगों को मैं, है ना, हजारों बार। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, अब मैं सोचो 2004-5 से पढ़ा रहा हूं, आज 2025 चल रहा है ना, 20-21 साल हो रहे हैं। अब 20-21 साल में ये चैप्टर जाने कितने बार पढ़ाए होंगे। तो ऑर्गेनिक में रिवीजन लगता है, देखो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, मगर थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है, रिवीजन भी लगता है। अब जैसे ये बात है, जरा देखो, जैसे ये बात है, अब ये बात तभी ध्यान रहेगी जब आपने पढ़ाई की होगी, मतलब तुम्हें चीजें याद होंगी। भाई ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, RMGX भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, दोनों एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल हो गया। दोनों एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल हो गया, मगर वो फर्दर अटैक नहीं करेगा, ये फर्दर अटैक करेगा, ये देख के नहीं पता चलेगा। क्यों? हमें कैसे पता चलेगा ये सॉल्युबल हो रहा है, ये इनसॉल्युबल हो रहा है? हम कोई रिएक्शन थोड़ी कराने जा रहे हैं, हम तो पेन कॉपी पे हैं, हम तो पेन कॉपी पे कर रहे हैं। तो यहां पे पढ़ाई लगती है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये फर्दर अटैक इसलिए कर जाएगा क्योंकि ये सॉल्युबल था। अब ये कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सॉल्युबल है या नहीं है हमें कैसे दिखेगा, पेन कॉपी पे कैसे दिखेगा? एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये पेन कॉपी पे दिख जाएगा, ये कॉन्सेप्ट से दिख जाएगा। क्यों? एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस, मगर इसके फर्दर वाली चीज वही कर पाएगा जिसने पीछे पढ़ रखा होगा, इसके फर्दर वाली चीज वही कर पाएगा जिसने पीछे पढ़ रखा होगा। वो हम हो या आप कर पाओगे, आपने पढ़ रखा है, मैंने नहीं पढ़ रखा है तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है ऑर्गेनिक में, है ना। अब देखो बच्चों, कुछ नेम रिएक्शन, एसिड की नेम रिएक्शन,
HBZ रिएक्शन। ये क्या है? ये है अल्फा हैलोजिनेशन। चलो पहले रिएक्शन लिखता हूं। HBZ होती क्या है? देखो, जैसे ये हमारा एसिड है, ये देखिए, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन आप Br2 के साथ या Cl2 के साथ करा दो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। फास्फोरस भी लिखा हो तो काम चल जाएगा, या PbR3। भाई रेड फास्फोरस लोगे तो ये पहले PbR3 बनाएगा। तो अल्फा पर क्या होता है? अल्फा कार्बन पर हैलोजिनेशन हो जाता है। ये देखो, ऐसे अल्फा कार्बन पर हैलोजिनेशन हो जाता है। ये हमारा ग्रुप हो गया, तो उससे अटैच अल्फा कार्बन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि कंडीशन क्या है? HBZ रिएक्शन तभी दे पाएगा जब उसके पास क्या हो? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, वन अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बच्चों वो एसिड बेस रिएक्शन HBZ रिएक्शन नहीं देगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, तभी रिएक्शन मिलेगी। दूसरी बात, आप Br2 लोगे या Cl2 लोगे बस। क्यों? F रिएक्शन नहीं करता, मिक्सचर बनाता है, वो अल्फा बीटा गामा सब में लगा देता है, और I2 रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। तो आप या तो Br2 लोगे या Cl2 लोगे, F2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि F2 लोगे तो मिक्सचर बनेगा, वो अल्फा पे भी लगा देगा, बीटा पे भी लगा देगा, सब पे लगा देगा, स्पेसिफिक नहीं होता है, I2 रिएक्शन नहीं करता है। तो जब आपके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन वाला एसिड है, हाँ 3 मॉलिक्यूल लेंगे प्रिंस, हाँ जैसे मैंने अल्कोहल में पढ़ाया था डिट्टो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। प्रिंस कह रहा है सर आपने अल्कोहल में पढ़ाया था इसके 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, तो आज भी 3 ही लगेंगे, मगर यहां पे हम वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एसिड में ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अल्कोहल में पूछा जाता है। तो वहां पर मैंने इस चीज पे फोकस कराया है कि PCl5 का 1 मॉलिक्यूल लगता है अल्कोहल से रिएक्शन करने में, और PCl3 के 3 मॉलिक्यूल लगते हैं एक अल्कोहल से रिएक्शन करने में। यहां पर मैंने नहीं लिखा, मगर यहां पर भी यही है, क्योंकि यहां पे पूछता नहीं है, वहां पे पूछता है। तो देखो कौन से एसिड HBZ रिएक्शन देंगे? वही एसिड HBZ रिएक्शन देंगे जिनके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? अल्फा पर हैलोजिनेशन हो जाएगा, मोनो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन हट के हैलोजन लग जाएगा। तो ये क्या हुआ? अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, तो ये रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसे, बस ये रिएक्शन है HBZ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा HBZ रिएक्शन सब लोग। तो बताओ, अच्छा चलो एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जरा बताओ बच्चों, क्या फार्मिक एसिड HBZ रिएक्शन देगा? नहीं, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। क्या बेंजोइक एसिड HBZ रिएक्शन देगा? बेंजोइक एसिड नहीं, क्यों? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रुक जाओ, मैं बॉन्ड बना के दिखाता हूं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक बैलेंसी ये है, एक बैलेंसी ये है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी HBZ रिएक्शन नहीं देगा। फार्मिक एसिड HBZ नहीं देगा, बेंजोइक एसिड HBZ नहीं देगा, देख लो, है ना। एस्टिक एसिड देगा? यस देगा, एस्टिक एसिड देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा है, ये देखो, और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो देगा। अच्छा क्या ये देगा? ये देखो, ये देगा? नहीं देगा, क्यों? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कहां है? अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कहां है ना। तो HBZ रिएक्शन कौन देगा?
ऐसे एसिड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। करना क्या है, कहीं पर भी आपको Br2 रेड फास्फोरस मिले, देखो रेजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो आपको परेशान करने के लिए कभी कभी ऐसे लिख देंगे तो भी सही है, मान लो ऐसे लिख दे तो भी सही है, ये लिखे या ये लिखे बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। ऐसे लिखे तो भी वही बनाओ, ऐसे लिखे तो भी वही बनाओ, और बनाओगे क्या, बस अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा देना है, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा देना है, हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन लगा देना है अल्फा कार्बन पे, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा एक और स्मिट रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन क्या होती है जरा देखो, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड से करते हैं N3H इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है, एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो जब आप बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड से कराते हो, N3H से कराते हो, तो बच्चों ये प्राइमरी अमीन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, ये देखो, और नाइट्रोजन गैस निकालता है और वाटर, ये देखिए। तो ये स्पेसिफिक प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है, ये स्पेसिफिक प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है, ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड टू फॉर्म प्राइमरी अमीन। बस इसको करने में ये ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है। क्यों, ये गैस के फॉर्म में उड़ गया, ये गैस के फॉर्म में उड़ गया, मगर प्रॉब्लम देखनी पड़ती है इसमें। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है कि N3H एक्सप्लोसिव होता है, पॉइजनस नेचर का होता है, तो काफी केयर के साथ बनाना पड़ता है। मेथड अच्छा है प्राइमरी अमीन बनाने का, क्यों, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो गैस है, और ये रिएक्शन में एक कार्बन भी कम हो जाता है, ये देखो कार्बन कम करने वाली रिएक्शन भी है, कार्बन कम करने वाली रिएक्शन भी है, कम करने वाली रिएक्शन है। तो ये बच्चों कार्बन कम करने वाली भी रिएक्शन है, इससे कार्बन भी कम होता है, ये देखो एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया है और बना क्या रहा है, प्राइमरी अमीन। तो ये पॉइजनस होने की वजह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ये बेस्ट मेथड है प्राइमरी अमीन बनाने का। तो स्मिट रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड की रिएक्शन N3H के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हो। I2 नहीं ले सकते बेटा प्रिंस, I2 लेने से क्या होता है, I2 रिएक्शन नहीं करता, बड़ा होता है ना साइज में, तो वो अल्फा पे हैलोजिनेशन नहीं कर पाता है। HBZ रिएक्शन में बता रहा हूं, I2 रिएक्शन नहीं कर पाता है, अल्फा पे हैलोजिनेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि साइज में बहुत बल्की होता है, बहुत बड़ा होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है ना। तो स्मिट रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, ये ध्यान रखोगे। अब जरा देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा ये भी पूछा जाता है हीटिंग इफेक्ट। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। मैं पहले एसिड लिख देता हूं, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड के आगे के एसिड यदि आप नहीं जानते हो तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूं, उसको ध्यान रखना, पढ़ा देता हूं, पहले पढ़ा देता हूं, यहां पे पढ़ाता हूं। देखो ओ माई सन गो एंड प्ले, ये स्टेटमेंट याद रखो, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले,
मतलब ऑक्जेलिक एसिड। इससे फायदा क्या होगा अभी बताऊंगा, आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। माई मतलब मैलोनिक एसिड, सन, एक रुक जाओ यार, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं। ओ माई सन, ओ माई सन गो एंड प्ले। अब देखो बच्चों, इससे आपको आराम क्या होगा, ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई मैलोनिक एसिड, सन सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, गो ग्लूटेरिक एसिड, एंड एडपिक एसिड, एडपिक एसिड, एडपिक एसिड, प्ले पैलेमेलिक एसिड, पैलेमिक एसिड, पैलेमेलिक एसिड। देखो आप पीछे वाले दो भूल जाओ, इन यहां तक भूल जाओ, आपको यहां तक फार्मूले पूछे जा सकते हैं। अब बात आई फार्मूले कैसे याद रखोगे, आप सिर्फ याद रखो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला। आप किसका याद रखो, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला। मुझे भी ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला याद है, गौर सुनना सब लोग। ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले, है ना। अब ओ माई सन गो एंड प्ले में ओ ऑक्जेलिक एसिड हो गया। अब क्या करो, बस एक एक CH2 इंसर्ट कराते चले जाओ बीच में, एक एक CH2 यहां पे इंसर्ट कराते चले जाओ। अब एक CH2 इंसर्ट करा दिया तो किसका फार्मूला आ गया, मैलोनिक एसिड का आ गया। एक और इंसर्ट करा दिया तो दो हो गए, किसका आ गया, सक्सीनिक एसिड का आ गया। ये फार्मूले भी पूछे जाते हैं। एक और इंसर्ट करा दो तो किसका आ गया, ग्लूटेरिक एसिड का आ गया। एक और इंसर्ट करा दो तो किसका आ गया, एडपिक एसिड का आ गया। ये देखो, इसी तरह एक और इंसर्ट करा दो तो पैलेमिक एसिड का आ जाएगा। अब आपके यहां ज्यादा से ज्यादा सक्सीनिक एसिड तक आ सकता है, तो आप सक्सीनिक एसिड तक तो याद ही रखो, और वैसे सारे याद हो जाएंगे एक साथ। ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई सन गो एंड प्ले। अब क्या करना है, बस एक एक CH2 इंसर्ट कराते चले जाओ। ये देखो, एक CH2 फिर एक CH2 फिर एक CH2 फिर एक CH2, ये ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई मैलोनिक एसिड, सन सक्सीनिक एसिड, गो ग्लूटेरिक एसिड। यहां तक आप याद रखो, मिनिमम नाम, मिनिमम नाम यहां तक याद रखो, यदि मिस हो जाए तो कोई बात नहीं है। एंड एडपिक एसिड, प्लेमेलिक एसिड, एडिपिक एसिड तक पूछा जा सकता है। आपको सिंपल यही क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से कौन सा फार्मूला एडिपिक एसिड का है, इनमें से कौन सा फार्मूला ग्लूटेरिक एसिड का है। पहले तुम्हें फार्मूले याद करना बता रहा हूं, क्या, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई मैलोनिक एसिड, सन सक्सीनिक एसिड, गो ग्लूटेरिक एसिड, एंड एडिपिक एसिड, प्ले प्लेमेलिक एसिड। अब हीटिंग इफेक्ट देखो इनके, कि यार हीट करने पर कौन कौन क्या क्या बनाता है, गौर से देखिएगा, है ना। देखो हम फार्मिक एसिड को हीट कर रहे हैं तो भाई CO निकाल दो, फार्मिक एसिड को हीट करने पे वाटर निकाल दो। आपको कुछ नहीं करना है। देखो जब भी एसिड को हीट करेंगे तो हम इतनी चीजें निकालेंगे, वाटर, CO2, बस। बहुत रेयर होगा तो CO निकालेंगे, मगर ये रेयर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, हीट करने पर वाटर निकालना है, CO2 निकालना है। तो जब आप फार्मिक एसिड को हीट करते हो तो हम लोग वाटर निकाल देते हैं, बनता है CO प्लस वाटर। अच्छा, जब आप ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हो, ये देखो ऐसे, तो ऑक्जेलिक एसिड में दो केस है,
यदि आप लो टेम्परेचर पे हीट करते हो, जैसे ये देखो 270 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकली और फार्मिक एसिड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ऐसे। मगर यदि आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब 370 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? फार्मिक एसिड फर्दर किस में ब्रेक हो जाता है? CO में। तो फिर ये आएगा, क्यों? क्योंकि फार्मिक एसिड भी फर्दर ब्रेक होता है। ये देखो फार्मिक एसिड का आपने ऊपर ब्रेक लिख रखा है, आपने फार्मिक एसिड को ऊपर ब्रेक लगा रखा है। तो जब फार्मिक एसिड की आपने ऊपर ब्रेकिंग कर रखी है, तो यहां पे फार्मिक एसिड बन कैसे जाएगा? तो फार्मिक एसिड लो टेम्परेचर पे हीट करोगे तो फार्मिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाई टेम्परेचर पे करोगे तो फार्मिक एसिड फर्दर ब्रेक हो जाएगा CO प्लस वाटर में, और ये आंसर आएगा। तीसरा, गौर समझिएगा, ठीक है, मैलोनिक एसिड। अब मैलोनिक एसिड को हीट करो तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। मैलोनिक एसिड को हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और बना दिया CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया। ये देखो चौथा। अब मान लो आपने मैलोनिक एसिड के बाद कौन सा नाम है? ओ माई सन, सन मतलब सक्सीनिक एसिड। अब आप सक्सीनिक एसिड को हीट करते हो, तो अब गौर से समझना, यहां से, अब यहां से क्या रूल है? देखो, जब हम इनको हीट करते हैं तो यदि साइक्लिक रिंग बन पाए तो बना लो। वाटर निकालने से देखो यहां पे साइक्लिक रिंग बन जाएगी एनहाइड्राइड की, 5 मेंबर की। 5 मेंबर और 6 मेंबर की रिंग बनानी है बस, इससे ज्यादा कोई नहीं बनानी है। ये देखो ये ऐसे आ जाएगा, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन गई। देखिए आपने वाटर निकाल दिया, ये सक्सीनिक एसिड है, नाम तो याद रख लोगे ना कि ये सक्सीनिक एसिड कैसे है, ओ माई सन। तो देखो यदि यहां पर यदि मैं वाटर निकालता तो 4 मेंबर की रिंग बनती, और यहां पे 5 मेंबर 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, इसलिए बनाते हैं। तो जब सक्सीनिक एसिड को हीट करोगे तो ये देखो वाटर निकाल दो, ये बन गया, है ना। इसको कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। ये देखो ये क्या फॉर्म हुआ है? मैलिक एनहाइड्राइड ऐसे। तो अब हमें क्या करना है? रिंग बनानी है। 5 मेंबर बने तो 5 मेंबर बनाओ, नहीं तो 6 मेंबर बनाओ। 6 मेंबर 5 मेंबर बनानी है, 6 से ज्यादा नहीं बनानी है और 5 से कम नहीं बनानी है। अब निकालना क्या है? वाटर या CO2। अब जैसे अगला वाला देखो, अगला वाला देखो, ओ माई सन गो, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद आपके पास पूछेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ग्लूटेरिक एसिड तक पूछेगा। ये देखो अब आप हीट करो, तो हीट करोगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया है 5 मेंबर की रिंग बनाओ या 6 मेंबर की। ये देखो यदि मैं वाटर निकाल दूं तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है? चेक करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की बना दो, 6 मेंबर की बना दो, क्योंकि 6 मेंबर की तो स्टेबल होती है। ये देखो ये बन गए। अब ये क्या है? ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड है, ये भी एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड बनना है। ये देखिए ऐसे, इतनी बात समझे? ये देखो अच्छे खासे हीटिंग इफेक्ट है इसके। देखो अगला, अगला। अब देखो बच्चों, ये जो फार्मूला है इसको पढ़ो, ये फार्मूला, इस फार्मूला। अब देखो ये क्या है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है ऐसे। ये देखो दोनों
COOH एक साइड, दोनों H एक साइड। तो जब दोनों एक साइड होते हैं तो नाम होता है मैलिक एसिड, मैलाइक एसिड भी बोल देते हैं ऐसे। और जब दोनों अपोजिट साइड होते हैं तो होता है फ्यूमेरिक एसिड। ये देखो, ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, यदि मैं पूछूं कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में तुम क्या लेते हो, आपको याद है किसी को कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो। ये देखो, याद है सब बच्चों को? अब मैं पूछ रहा हूं ये कौन है, मैलिक एसिड है या फ्यूमेरिक एसिड? तो ध्यान रखना, फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है, फ्यूमेरिक एसिड सॉल्ट है। जब टफ क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में जब आप एल्काइन बनाते हो तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्योंकि वहां फंसा देगा कि कौन सा यूज किया जाता है। क्या कोई भी यूज कर सकते हो? नहीं, फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट यूज किया जाता है, पोटेशियम फ्यूमेरेट। ऐसा क्यों? यदि इसका सॉल्ट यूज करोगे तो ये इजीली हीट करने पर ये बना देता है। देखो, हीट करो, वाटर निकाल दो, आपने हीट किया, वाटर निकाल दिया, और ये क्या बना देगा? लो टेम्परेचर पर ही बना देता है। क्यों? क्योंकि दोनों OH एक जगह है। ये देखो, ये देखो, एनहाइड्राइड बना दिया ऐसे, और ये लो टेम्परेचर पे हो जाता है क्योंकि दोनों OH एक साइड है और यहां अलग अलग है। तो ये जनरली हीट करने पर वाटर नहीं निकालता है, ये वाटर तभी निकालता है जब बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करो। तो पहले ये फ्यूमेरिक एसिड से कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, और फिर वाटर निकालता है। फिर क्या है? वाटर निकालता है ऐसे। तो आंसर दोनों के सेम है, आंसर देखो दोनों के सेम है, मगर ध्यान रखना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैलिक एसिड जो होता है वो इजीली वाटर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि दोनों OH एक साइड होते हैं। फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर पे वाटर निकालता है। क्यों? क्योंकि दोनों COOH अपोजिट साइड होते हैं। ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, और ये सिस फॉर्म है। ये देखो, ये सिस फॉर्म है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? अच्छा, अब बस 2-3 रह गए। एक, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो कहीं पर अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको हीट कर दिया गया, तो ये बच्चों CO निकाल देता है और COOH में चेंज हो जाता है ऐसे। और यदि बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिए, ये कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। देखिए, ये ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये CO2 निकाल देता है और कीटोन बना लेता है। ये देखो ऐसे, ये CO2 निकल गया, CrCO CH3, कीटोन बन गया। ये देखो, और आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा जितना इजी आप देख रहे हो, वो ऐसे देगा आपको फंसाने के लिए। ये देखो, ये देखिए बीटा कीटो एसिड दिया कैसे जाता है, ऐसे। अब वो कहेगा इनमें से कौन सा कंपाउंड इजीली कीटोन फॉर्म कर लेगा ऑन हीटिंग। तो यार ये बीटा कीटो एसिड तो हुआ, चेक करो, COOH
अल्फा, ओ सॉरी, ये बीटा नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, गलत बना दिया है, ये बीटा हुआ। अब देखो जरा बच्चों, COOH ये है तो ये अल्फा, ये बीटा। तो जैसे ही जरा सा भी हीट करोगे तुरंत CO2 निकल जाएगी और ये कीटोन बना लेगा, ऐसे। तो वो पूछता है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इजीली हीट करने पर कीटोन फॉर्म करेगा, इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली हीट करने पर कीटोन फॉर्म करेगा। तो कौन करता है, बीटा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड कीटोन नहीं बनाता है, CO2 रिलीज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। बीटा कीटो एसिड कार्बन डाई निकाल के क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। तो ये काफी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसके हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा दिए, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट भी ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं तो आपसे पूछे जाएंगे, हाँ हीटिंग इफेक्ट बताओ। फार्मूला याद रखने के ट्रिक बता दिए, ओ माइसन गो एंड एसिड बता दिया आपको, सारे हीटिंग इफेक्ट बता दिए। ये देखो, अब हीटिंग इफेक्ट तो रैंडम ही होते हैं, ये जानते ही हो आप। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, कौन से बूस्टर सीट नंबर 59 करके आनी है, ठीक है। अच्छा, शाम को 4 बजे जरूर आइएगा, इनऑर्गेनिक की स्टार्टिंग करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, ठीक है। बात समझ गए सब लोग, शाम को 4 बजे मिलेंगे इनऑर्गेनिक के साथ, और इसको करके आइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा खत्म कर दिया है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे एसिड, एसिड डेरिवेटिव। एसिड तो खत्म हो गया, एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव और एमीन, है ना। तो एसिड डेरिवेटिव आधे घंटे का है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव की बताई दी है, हाइड्रोलिसिस बताई चुका हूं, एक दो रिएक्शन है जो आपको अलग से करनी है, जैसे हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो वो सब बताने के बाद एमीन स्टार्ट हो जाएगा, एमीन स्टार्ट हो जाएगा। आज जो मैंने पढ़ाया है इसको आप जरा अच्छे से एक बार घर में देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा पढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन इसमें पीछे कर चुके थे आप, बहुत सारी रिएक्शन पीछे कर चुके हो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा पढ़ाया आज, पढ़ाया ज्यादा है मगर इसमें से बहुत सारी रिएक्शन आप पीछे कर चुके हो, तो इन सबको जरा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, और ये सीट करके आइएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखो। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, तब तक आप लोग आराम कर लो, 4 बजे मिलते हैं, ठीक है बच्चों।